हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन और देखेंगे कि 2019 में सुपर टेट में शिक्षण कौशल से रिलेटेड जितने भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 2018 के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण कौशल की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। शिक्षण कौशल आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है, तो वहां से आप अपनी जो बेस है उसको क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आपका बेस क्लियर होगा, थ्योरी क्लियर होगी, तो आप क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अब हमारा जो शिक्षण कौशल की क्लास चलेंगी, वन लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखेंगे 2019 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण था बच्चों का नामांकन संख्या को बढ़ाना। सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया था, तो तमिलनाडु में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। और मिड डे मील 19 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इसको पौष्टिक आहार और मध्याह्न भोजन के नाम से भी जाना जाता है। 1997 और 1998 तक लगभग सभी ब्लॉकों में इसको शुरू कर दिया गया था। बच्चे को शुरू में अब सूखा अनाज दिया जाता था, यानी कि डेली उसको 100 ग्राम गेहूं या चावल दिया जाता था और महीने में पूरा 3 किलो चावल दिया जाता था। लेकिन अब बच्चे को आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल में ही उनको खाना दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ ही बच्चे को स्वास्थ्य को भी बनाना था सरकार का, ठीक है। आज सरकार ने कहा था कि हर बच्चे को 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, 300 ग्राम कैलोरी उसको मिलनी चाहिए, 200 डे पर ईयर, यानी कि 200 दिन पूरे साल में उसको ये भोजन दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या था कि बच्चे जो थे वो स्कूल में जाने लगे और बच्चों का नामांकन बढ़ने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए ये क्वेश्चन आपके 2018 में भी थॉर्नडाइक से पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसलिए प्रीवियस पेपर आप एग्जाम से पहले ज़रूर कीजिएगा। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था, आप सभी को पता होगा। थॉर्नडाइक के अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, तो थॉर्नडाइक के अन्य नाम भी आपको याद रखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, और संबंधवाद का सिद्धांत, ये सभी इसके नाम है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर और उद्दीपक था उसमें मछली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है? पढ़ने और लिखने की अक्षमता, देखिए डिसलेक्सिया से, डिजीज से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पठन विकार से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिसमें बच्चे को अक्षरों को, शब्दों को पहचानने में वो कठिनाई का अनुभव करते हैं, कि बच्चे शा को वाज पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, या अक्षरों का लॉप कर जाते हैं, उनका छोड़ देते हैं बीच में अक्षर, ठीक है। ये किस वजह से होता है? क्रोमोसोम की वजह से ये बीमारी होती है और 6 से 7 साल के बच्चे में इस चीज़ का पता चलता है कि धारा प्रवाह रूप से बच्चे को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? परिभाषा पूछी गई थी, E.M. रोजर्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय अवरोधन पर विचार किया? अपव्यय अवरोधन 2018 में भी आया था और 2019 में भी आपके रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। हरटांग समिति 1929 में इसका गठन किया गया था सर फिलिप हरटांग के द्वारा, और उन्हीं के नाम पर ही इस समिति का नाम पड़ा था हरटांग समिति। अपव्यय जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय को छोड़ देता है, और अवरोधन किसी बच्चे का एक ही क्लास में रुक जाना या बच्चे का फेल होना, ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है कि अवरोधन क्या है और अपव्यय क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पाठ प्रस्तावना कौशल से पूछा गया था। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, जिसमें हम बच्चे के नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है बच्चे से प्रस्तावना कौशल में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी 2018 में भी पूछा गया था, उसमें आपका पंचपदीय प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? एनसीएफ 2005 आपके सीजीपी में भी इंपॉर्टेंट होता है और आपके शिक्षण कौशल में भी, ठीक है। एनसीएफ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको आधुनिक शिक्षा या उपयोगीवादी शिक्षा, जो कि जॉन डीवी की थी, उसके अनुसार ये कार्य करती है। और इसका जो कार्यभार है वो कौन? एनसीईआरटी देखती है, अपने अंडर ये एक समिति बनाती है।
एनसीएफ अब तक 4 बार आ चुका है। सबसे पहले एनसीएफ 1975 में आया था, दूसरा 1988 में आया था, तीसरा 2000 में आया था और चौथा एनसीएफ 2005 में आया था। ये चारों आपको याद रखने हैं क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला एनसीएफ कब आया था, तो 1975 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है एनसीएफ से रिलेटेड। एनसीएफ में पूछा जा सकता है कि कुल कितने अध्याय हैं इसमें, तो एनसीएफ में 5 अध्याय हैं और इसके अध्यक्ष एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के दी थी। ठीक है, तो प्रोफेसर यशपाल आपको याद रखने हैं। एनसीएफ के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल हैं। शिक्षा बिना बोझ के किसने दी, प्रोफेसर यशपाल जी ने दी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का प्रयोग कर सकें और अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये परिभाषा पूछी गई थी, वेलफेयर ग्राहम के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी, तो दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। 10वां क्वेश्चन था विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। विकासात्मक दिशा का नियम निकट से दूर का नियम है और मस्तकाधोमुखी नियम कहलाता है। ठीक है, सो फ्रेंड ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि शिक्षण कौशल से रिलेटेड आपके 2019 में पूछे गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।